अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हल्दी की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान एवं रोकथाम के उपाय। तिल की फसल में बिहार रोमिल पिल्लू कीट का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के समयानुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में है और इस समय वातावरण में अधिक नमी के चलते फसल पर कई हानिकारक रोगों और कीटों का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। साथ ही समय पर इनकी रोकथाम ना होने की वजह से ये रोग पूरी फसल में फैल जाते हैं, जिससे उत्पादन में भी गिरावट आती है। इसीलिए इन रोगों की पहचान कर आप उनका नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। जो किसान भाई अभी हल्दी लगाए हुए हैं, उन्हें हल्दी में लगने वाले रोगों की जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि वो उसका निराकरण करके अच्छी उपज ले सकें। हल्दी में लगने वाले प्रमुख रोग हैं पर्ण धब्बा रोग, फफूंद द्वारा होता है। इस रोग के कारण हल्दी के पत्तियों पर, सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर पीले पीले रंग के धब्बे, सुनहरे पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जो कि अंडाकार अनियमित आकार के होंगे। कभी कभी यह धब्बा पत्तियों के दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे यह ऊपर की पत्तियों पर भी आ जाता है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए हल्दी के कंद को उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही खड़ी फसल में यह रोग दिखने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी की फसल में जो दूसरा रोग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है, वह है कंद गलन रोग। तो इस रोग के क्या लक्षण हैं और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस रोग के कारण जो है, सबसे पहले यह फफूंद पिथियम नामक फफूंद द्वारा था। कभी कभी इसमें जीवाणु का भी प्रकोप देखा गया है। इस रोग के कारण तना के आधार पर जलीय युक्त धब्बा दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे तना के आधार से नीचे की ओर कंद को गला देता है और पत्तियां पीली होकर मुरझा जाती है। तो किसान भाई इस रोग के उपचार हेतु मिट्टी को 1 ग्राम रीडोमिल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मिट्टी को भिंगाना होगा और इस तरह से आप इस रोग का समाधान कर सकते हैं। तो हल्दी की फसल को पर्णचित्ती रोग भी काफी हानि पहुंचाता है। इस रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इस रोग को कैसे नियंत्रित करना है, आइए जानते हैं। यह रोग जो है कोलेटोट्राइकम कैप्सिफिकी नामक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर आपको अनियमित आकार के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जो कि बाद में उजले एवं ग्रे कलर का दिखाई देता है और इस तरह से वो पूरा पेड़ सूख जाता है और इस रोग के कारण काफ़ी नुकसान होता है, प्रकंद छोटे रह जाते हैं। तो इस रोग के निराकरण हेतु किसान भाई इसका भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीजोपचार करके इसकी रोपाई करें और जब यह रोग खेत में दिखाई दे तो आप मैनकोजेब 2.5 ग्राम एवं कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें।
इस प्रकार किसान भाइयों, हल्दी फसल में इन रोगों को पहचान कर सही समय पर इनकी रोकथाम आप करेंगे तो अपनी फसल से निश्चित ही लाभ ले सकेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य बिहार और झारखंड में तिल की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और फसल के सफल उत्पादन में कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। जी हाँ किसान भाइयों, तिल में अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन इनमें से फसल को जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है वो कीट है बिहार रोमिल पिल्लू। ये कीट पत्तियों को खाकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप इस कीट की रोकथाम किस तरीके से करें, आइए जानते हैं जिला पूर्णिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IN शर्मा से। को हम कहते हैं कि एक पत्ती पर हजारों हजार की संख्या में कीट उसी पर रह करके उसी पत्ती को खाते हैं, उसकी हरितिमा को खाते हैं, उसके बाद उसका जो रिब्स के बीच वाला भाग है उसको खा करके उसको जाली नुमा बना देते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल में यह कीट भारी नुकसान पहुंचाता है। शुरुआती अवस्था में यह कीट पत्तियों पर एक साथ रहते हैं, बाद में यह धीरे धीरे पूरी फसल पर फैल जाते हैं। इस कीट की पिल्लू अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। यह पिल्लू पत्तियों को खाकर पूरे पौधों को पत्ती रहित कर देते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल सूखने लगती है। इसलिए इस कीट की रोकथाम कैसे करना है, आइए जानते हैं। अरे कृषक बंधु इसका जान गए हैं कि यह किस तरह से नुकसान करता है, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लाइट ट्रैप का व्यवहार करें, और नहीं तो आप एक बल्ब 100 वाट का 200 वाट का जला करके उसके नीचे नाद में पानी भर के किरासन तेल डाल दीजिए। यह एक आर्टिफिशियल लाइट ट्रैप आप बना सकते हैं और उससे भी बहुत सारे कीटों का इसमें मरण हो जाता है, वो आकर के मरते हैं और आगे जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरा है कि फेरोमोन ट्रैप, इसका भी व्यवहार करके और बिहार हेयर कैटरपिलर का फेरोमोन लगा करके आप उससे भी मेल जो एडल्ट है उसको कैच करके उसको मार सकते हैं। और उसके बाद हाथ से इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है जब यह ग्रेगेरियस फेज में या झुंड की अवस्था में हो। जो झुंड में है उसको डाल करके इकट्ठा करके और बाद में खेत से बाहर गड्ढा खोद करके ज़मीन में गाड़ देना है। इससे क्या होता है कि आगे आने वाला जो सॉलिटरी फेज है वह आक्रमण नहीं हो पाता है। तिल में खास करके ऐसी अवस्था जब आ जाए कि सॉलिटरी फेज आने वाला है, तब उसमें एक नीम पेस्टिसाइड्स आती है जो हर्बल है और वह बहुत ही कारगर है डिटरेंट के लिए, एंटीफिडेंट के तौर पर। यदि आपको लगे कि इस कीट का आक्रमण हो गया है या लाइट ट्रैप में इसका एडल्ट दिखाई पड़ रहा है, तो 1 सप्ताह 15 दिन के बीच में इसका लार्वा भी आपके खेत में आएगा। तो उस हिसाब से आप नीम प्रोडक्ट का उसका 5 ml प्रति लीटर पानी में, या तो नीम का तेल अथवा नीम के गरी का पाउडर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, अथवा नीम की पत्ती का सत, उसको आप छिड़काव कर देंगे तो जो ग्रेगेरियस फेज वाला कीट है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह कहीं चलता नहीं है और जहाँ पर छिड़काव किया हुआ है वहाँ पर वह खाएगा नहीं और उसकी यह लीला, जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि यदि सॉलिटरी फेज में आपका कीट आ गया है, तब उसका नियंत्रण करना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए उस
फेज में आपको कोई भी परसिस्टेंट क्विक नॉकडाउन इफेक्ट वाली दवा का छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। और उसमें आप जानते ही हैं कि DDVP या डाइक्लोरभॉस, इन दोनों में से किसी एक दवा का, या नुभान, इसका 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके, और उसमें सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर 15 लीटर की टंकी में 2-3 चम्मच मिलाना आप नहीं भूलेंगे। उससे इसकी कारगर कीटनाशक का बढ़ जाता है और उसके पत्ती शरीर पर भी, रोआं के अंदर वह कीटनाशक उसके शरीर तक पहुंच जाता है। इसलिए सर्फ मिलाना या डिटर्जेंट पाउडर मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, और उसे मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो उससे आपका कीट जो सॉलिटरी फेज में है या फैला हुई स्थिति में है, उससे आप नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूली एक जड़ वाली सब्जी की फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश में लगभग साल भर की जाती है। तो जो किसान इस समय मूली की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई करते वक्त उन्नत किस्मों का चयन, खाद और उर्वरक की मात्रा, बुआई विधि इत्यादि बिंदुओं पर खास ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इन कार्यों को लापरवाही से करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें इस फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। इसीलिए किसान मूली की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई किस तरीके से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। ये ऐसी फसल है जिसको हम लोग साल भर लगाते हैं, लेकिन थोड़ा मौसम के हिसाब से किस्मों का जो है बदलाव उसमें आ जाता है। अभी ज्यादातर तापमान हम हाई ही कहेंगे और ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई है, तो ऐसा मौसम अगर रहता है तो हम लोग पूसा चेचकी, पूसा देसी, इन 2 किस्मों को हम लोग रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये 60 दिन की फसल होती है अमूमन, जो है ऐसा किसान भाई इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई मूली की पूसा रश्मि, पंजाब सफेद, जापानी सफेद इत्यादि प्रजातियों की बुआई भी कर सकते हैं। मूली की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अधिक होती है। इनकी बुआई हेतु खेत की तैयारी के लिए 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को भुरभुरा कर खेत को समतल कर लें। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों को बनाएं। यदि आप मेड़ों पर बुवाई करने जा रहे हैं तो इसके लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी, जैसे गेहूं की खेत की तैयारी किसान भाई करते हैं, अच्छा सा खेत को जोत कर मिट्टी भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। उसमें करीब 150 से 200 कुंटल जो है सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला दें, और ज्यादा इसमें उर्वरक की मात्रा इसमें कम लगती है। इसमें 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास देते हैं। तो 30 केजी तो खेत में खाद दे देना है फसल बोते वक्त, और लगभग 30 केजी जो रहता है उसको 2 बार हम टॉप ड्रेस कर लेते हैं। पूरा फास्फोरस पोटास भी हम बुआई करते वक्त डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 4-5 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। बीज का उपचार जो है किसान भाइयों को जो है कर लेना चाहिए। जीरम हो, थीरम कैप्टाफ या वेजिस्टीन है, करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है, उससे उनको कर लेना चाहिए। और कतार से कतार की दूरी हम लोग 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और 2 पौधे के बीच की दूरी भी 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। फसल को कोशिश करिए हल्की पतली मेड़ बना करके ही बोएं, पानी ड्रेन होता रहे। बरसात में सब्जियों की खेती में पानी खेत में लगना यह बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई प्रबंधन, बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी हो तो एक हल्की सी सिंचाई करें। इसके बाद में 3 से 4 पत्तियां आने पर दूसरी सिंचाई करें। इसके बाद की सिंचाई भूमि में नमी को देखते हुए करना चाहिए, और बहुत घना नहीं लगाना चाहिए। बाकी खरपतवार की समस्या आती है तो सब्जियों की खेती में जो किसान खुद उसमें लगे हुए हैं, अगर वो खुरपी से निकौनी करके
खरपतवार मुक्त फसल को रखते हैं तो उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। एक चीज और आती है, चूंकि बरसात में कीड़े पत्तियों को बहुत खाते हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि वो पत्ते जो चीविंग करने वाले कीड़े हैं, जब पौधा खाने लायक होता है उससे करीब 1 हफ्ते पहले तक अगर ये समस्या आती है तो फॉलीडाल डस्ट करीब 25 किलो 1 हेक्टेयर फसल में भुरकाव करने के लिए जरूरी है, या उसी का जो लिक्विड आता है वो दवा करीब 2 ml पर लीटर जो है पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दें, तो इनमें फिर वो पत्ता काटने वाले जो कीड़े की समस्या वो नहीं हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्णिया से सिद्धार्थ सिंह जी ने। यह अधिक दूध देने वाली गायों को खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं। तो सिद्धार्थ सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहली बात, आप नस्ल को पहचानने की कोशिश करेंगे। नस्ल में फ्रीजियन, जिसको हॉलिस्टीन फ्रीजियन करते हैं, साहिवाल या फिर जर्सी, जो कोई भी गाय खरीदेंगे आप उसकी नस्ल की पहचान कर और ये देखेंगे कि ये गाय किस तरह से ज्यादा दूध आपको दे सके। एक अच्छे डेयरी व्यवसाय की मजबूत नींव अच्छे किस्म के पशुओं पर ही रखी जा सकती है। दुधारू पशुओं को हमेशा अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए। पशु उच्च उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। खरीद व फरोख्त करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु उन्नत पशुपालक या किसी सरकारी संस्थान से ही खरीदने चाहिए। किसी अनुभवी चिकित्सक से स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंगों की जाँच अवश्य करा लें। सबसे पहला, आप जहाँ भी गाय खरीदने जाएंगे उस गाय को 2-3 तरीका से देख सकते हैं। सबसे पहले सामने के साइड से, उसके बाद बगल से और उसके बाद पीछे से। सबसे पहले अगर आप सामने से देखते हैं तो गाय का चेहरा चमकीला होना चाहिए, शरीर पर चमक होना चाहिए और जो माथे का आकार है वो तिकोना होना चाहिए। दूसरा, अगर आप साइड से देखते हैं तो गाय ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बीच में यानी मीडियम साइज की होनी चाहिए। तीसरा, अगर पीछे से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि थन का 4 क्वार्टर होता है, जो कि पीछे से 2 ही क्वार्टर दिखाई पड़ता है। दोनों क्वार्टर बराबर साइज का होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा नहीं होनी चाहिए और वो शरीर से नीचे थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। तीसरा, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है पहचानने का, अगर गाय का आप चमड़ा देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो वो चमड़ा थोड़ा मुलायम लगेगा और पतला आपके स्पर्श करने के बाद पता लगेगा, तो ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है। एक अहम बात यह है, आप गाय को दूध लें, 2 से 3 टाइम आप उसे दूहें तो इससे पता लगेगा कि गाय कितनी दूध दे रही है। गाय जब भी आप खरीदें तो उसके खूब पाँव, जो आगे का पाँव होता है या फिर पीछे का पाँव, आप उसे ज़रूर देखेंगे। जो पाँव ज़मीन से सटा हुआ हो और जिसका नीचे का पाँव यानी टो ऊपर उठा होता है, लेकिन वो 60 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, तो वो गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है। इन बातों का अगर किसान बंधु ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ठगी का शिकार नहीं होंगे, अच्छी से अच्छी नस्ल का और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय खरीद पाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस तरह है।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग एवं नियंत्रण पर जानकारी। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या के कारण, लक्षण एवं बचाव उपाय। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।